May I come in, sir? Please come in. नमस्ते सर. Please take your seat. थैंक यू सर. बाबूलाल मीणा, जी सर. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सब ने मास्क लगाया हुआ है जी. और एक दूसरे से उचित दूरी पर बैठे हुए हैं. जी सर. ये सब इसलिए किया गया है ताकि सभी का बचाव हो सके कोरोना से. जी. लेकिन अगर आपको कभी भी मास्क के साथ बात करने में दिक्कत होती है इंटरव्यू में, तो आप मास्क हटाकर भी बात कर सकते हैं. तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपना मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा दें. ठीक है. तो बाबूलाल, अपने बारे में बताइए. जी सर, जैसा कि आपको विदित है, मेरा नाम बाबूलाल मीणा है. मैं टोंक ज़िले से बिलोंग करता हूँ. मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है. उसके बाद 11th-12th मैंने टोंक में पढ़ा और ग्रेजुएशन भी मैंने टोंक से किया है, हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल में. पीजी मैंने इतिहास में किया है. 2012 से 17 तक मैं 3rd ग्रेड टीचर के रूप में गोगुंदा उदयपुर में कार्यरत रहा हूँ और 17 से वर्तमान समय तक मैं दरियावद प्रतापगढ़ में व्याख्याता स्कूल शिक्षा विषय इतिहास के पद पर कार्यरत हूँ. अच्छा, तो ग्रेड आपका बदल गया या वही ग्रेड है? बदल गया सर. बदल गया. अब आप कौन से कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं? सर मैं 11th और 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ. 11th और 12th को पढ़ा रहे हैं. और कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? इतिहास सर. इतिहास ही पढ़ा रहे हैं. जी. अच्छा, आपको क्या लगता है कि बच्चों में इतिहास की समझ आज के समय पहले से बेहतर हुई है या उसमें कुछ गिरावट आई है, स्कूली बच्चों की अगर बात की जाए? जी सर, पहले से तो बिल्कुल बेहतर हुई है. बेहतर हुई है. क्योंकि हर साल पाठ्यक्रम में सुधार होता है, नई नई रिसर्च के हिसाब से उसमें डेवलपमेंट होता है, तो वो नया चीज़ें जुड़ती जाती है, इसलिए पाठ्यक्रम. अच्छा, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इस पर आपका क्या विचार है? ये मतलब किस तरीके से शिक्षा को बदलेगी? क्या बदलाव अच्छे के लिए होंगे या इससे आपको कुछ चिंताएं भी नज़र आती हैं इसमें? जी सर, इसमें दोनों ही बातें हैं और चिंताएं भी है और इसकी सर अच्छाइयाँ भी है. बताइए, चिंताएं क्या हैं? सर इसकी चिंताएं, एक तो इसमें डिजिटल एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया गया है, जिसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भारत में विकसित नहीं है. अच्छा. तो ये सबसे बड़ी चिंता है. एक चिंता यह है कि जीडीपी का 6% खर्च करने का जो टारगेट रखा गया था, तो इतना ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहिए सरकार को? नहीं सर, करना चाहिए, लेकिन ये खर्च करना भी एक चुनौती है, क्योंकि हमने पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी में ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक इसको हम प्राप्त. अच्छा, कभी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात होती है. जी सर. तो इस शिक्षा नीति में क्या कहा गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में? जी सर, इसमें कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो जारी रहेगा. और तो राजस्थान के लिए 3 लैंग्वेज कौन सी होंगी? सर इसमें जो हिंदी भाषी स्टेट है, तो राजस्थान भी एक हिंदी भाषी स्टेट है, तो इसके हिसाब से पहली भाषा तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो. हाँ. और दूसरी, तो आपके स्कूल में ये 3 लैंग्वेजेस बताइए मुझे, कौन कौन सी होंगी? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत. हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत. अच्छा, यही बात अगर हम कोई दक्षिण भारत के राज्य के लिए करें जी, तो वहाँ भाषा में, जैसे तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तो वहाँ तमिल होगी, अंग्रेजी होगी. हाँ. लेकिन वहाँ का बच्चा कोई और भाषा क्यों सीखे? जाहिर है अगर उसको हिंदी अगर वो सीखेगा तो हिंदी से उसे क्या फ़ायदा होगा? जी सर, हिंदी सीखने से एक तो जो संस्कृति, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नहीं, राष्ट्रीय एकता में तो तब वृद्धि होगी ना जब राजस्थान का बच्चा भी तमिल सीखे, जब उत्तर प्रदेश का बच्चा भी तमिल सीखे. जी सर, इसमें यह भी प्रावधान है कि जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में से कोई सी भी भाषा रखी जा सकती है, तो हम अगर चाहें स्टेट तो दक्षिण भारत की. अच्छा, फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, कौन सा फॉर्मूला इसमें बताया गया है? जिसमें पहली तो क्षेत्रीय भाषा नहीं, लैंग्वेज का नहीं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से. इसमें जो पहले 10+2 वाला फॉर्मूला चलता था, उसकी जगह 5+3+3+4 का नया फॉर्मूला. ये कक्षाओं के हिसाब से मुझे बताइए, कौन सी कक्षा कितने 5 में आए? जो पहला 5 का है, इसमें 3 साल का प्री एजुकेशन है, प्लस पहली और दूसरी क्लास. ठीक है. फिर अगला 3 जो है 6, 7, 8 के लिए है. उसके बाद जो अगला 3 है वो 6, 7, 8 के लिए, सीधा क्लास 2 से फिर हम 6, 7, 8 में पहुंच गए. सॉरी सर, वो 3 से 5 के लिए, फिर 6, 7, 8 के लिए और फिर 11, 12 के लिए. ठीक है सर. बाबूलाल जी सर, आपको बॉलीवुड के गाने सुनना पसंद है. लास्ट कौन सी मूवी के गाने सुने आपने? अभी सबसे लेटेस्ट में सर? हाँ, लेटेस्ट में. जी सर, अरिजीत सिंह के. कौन सी मूवी के सुने? मूवी के चलिए, मुकेश के 3 गाने बताइए. सर पुराने गाने में नहीं सुनता, है तो बॉलीवुड के वैसे गाने सुनता. आपने बॉलीवुड का लिखा है तो पूरे बॉलीवुड के ही हैं.
हैं? चलिए, दिल बेचारा जो गाना है ये किसने गाया है? सॉरी सर, याद नहीं। चलिए, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में बताइए। एंजियोग्राफी क्या है? सॉरी सर, नाम नहीं सुना कभी? नहीं सुना। अच्छा, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? जी सर, जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अच्छा, तो दोनों में से लचीली कौन है और ज़्यादा जल्दी टूटने वाली कौन है? सर इसकी जानकारी नहीं अच्छा, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? है। सर रक्त की पंपिंग करना पंपिंग करना। इसका मुख्य। चलिए, रक्त क्या है? रक्त एक वह तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर की धमनियों में प्रवाहित होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो पूरे कोशिकाओं में जो रक्त गैसों का परिवहन करना। अच्छा, ऑक्सीजन। बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग हैं, यूजेस हैं? सर बायोटेक्नोलॉजी वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जा रही है। इससे सबसे मुख्य इसका उपयोग हो रहा है कृषि क्षेत्र में। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विकसित की गई है, कौन कौन सी है? जैसे जीएम सरसों है, जीएम कपास है। जीएम कपास में जेनेटिक मॉडिफाइड करने का क्या लाभ मिला हमें? सर इसमें एक कीट लगता था पहले, इसको बॉलवर्म सुंडी कहते थे, तो उन कीटों की जो वो क्षमता है प्रभावित करने की, वो इसमें कम हुई है। चलिए, ये बताइए कि टीबी से मृत्यु दर ज़्यादा है, टीबी रोग से, जी लेकिन हल्ला हम कोविड का मचा रहे हैं, जी सर। जबकि उसकी इतनी मृत्यु दर नहीं हुई है। जी ऐसा क्यों? सर, ऐसा बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो कोविड है उसकी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए इसमें संक्रमण की दृष्टि से इसकी घातकता ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम क्या है ये कोविड? सर ये एक वायरस है। अच्छा। जो मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और कोरोना क्या है? सर कोरोना मतलब एक पूरा समूह है, कोरोना वायरस एक समूह है, उसमें से जो अभी कोविड जो चल रहा है ये उसमें से सबसे नया वाला गोगुंदा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सर जो मुगल सेना थी और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप। सर प्लीज। बाबूलाल जी, जी सर। वर्तमान में आप एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जी सर। फिर आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, जबकि अध्यापक के रूप में आपकी कई जिम्मेदारियां और कई प्रशासनिक अधिकारी आप बना सकते हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक शिक्षक की भूमिका काफ़ी व्यापक होती है, लेकिन सर मैं पहले से प्रशासन में जाना चाहता था और एक अध्यापक के बजाय जो प्रशासनिक तो फिर अधिकारी आपको होता है। वो पद लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब आपके पीछे कई विद्यार्थी हैं जो आपके ज्ञान से महरूम रह जाएंगे। जी सर, बिल्कुल अगर मैं वहाँ से चयनित होकर इस सेवा में आता हूँ तो पोस्ट खाली हो जाएगी, लेकिन सरकार समय समय पर भर्ती करती रहती है। मतलब आप अपना काम छोड़कर पढ़ाएंगे फिर भी? जी सर। मतलब पद पर आ जाएंगे आप, एसडीएम बन जाएंगे, तब भी आप पढ़ाना जारी रखेंगे? सर अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। मैंने वहाँ पे भी जैसे कोई 2 राजस्थान के एसडीएम अधिकारी जो कार्यरत रहते हुए भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नाम बताइए। सर इसका तो ध्यान नहीं है। ठीक है, आपने अभी लिखा आपकी हॉबी में कि आप गाने सुनते हैं, जी। ठीक है। बॉलीवुड के कोई 2 गाने जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। सर ऐसा गाना याद नहीं कर पा रहा। एक तो बता दीजिए। Sorry, कोई सा भी गाना नहीं है? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, याद नहीं कर पा रहे, तो गाने सुनते तो हैं? जी सर। ठीक है। चार वेद क्या होती है? चार बेत हम्म, सर ये टोंक की एक लोक गायन शैली है। चार बेत गायन शैली की नाट्य शैली है? सर इसको हाँ नाट्य, लोक नाट्य भी कहते हैं। इसमें गायन और वादन दोनों होता है और ये कव्वाली की कव्वाली में जैसे गाया जाता है। ठीक है। जैसे कव्वाली गाया की जाता है। शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? सर अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा। जी सर। ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? सर शायद जहाँ तक मैं याद हूँ निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। जी, सूफी संत। कादरी संप्रदाय को मानते थे? सर ये ध्यान नहीं है। एमए इतिहास में सूफी तो पढ़ा ही होगा आपने। निजामुद्दीन औलिया सर। हाँ, सर याद नहीं है। चलिए बताइए, चिश्ती संप्रदाय और कादरी संप्रदाय में क्या अंतर है? सॉरी सर इसका। मैं 3 संप्रदायों के नाम बोलूंगा, इसमें बताइएगा सबसे कट्टर संप्रदाय कौन था? जी। चिश्ती, कादरी या नक्शबंदी? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं। ठीक है। अंग्रेज भारत आते हैं व्यापार करने, लेकिन भारत के शासक बन जाते हैं, जी। ठीक है।
ये बताइए कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था, कोई 2 बिंदु। सर सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ के रेवेन्यू पे कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में थी, और इसी रेवेन्यू से वो यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे और उसको ठीक बेच है। देते थे। वर्ड हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। जी सर। कॉनकॉर्डेट समझौता क्या है? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं है। ठीक है। वर्साई की संधि एक युद्ध विराम थी, जी क्योंकि 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जी 2 मुख्य बिंदु बताइए जिससे कि जर्मनी वर्साई की संधि को एक अपमानजनक संधि मानने लगा था। सर, इसमें जो उसके ऊपर आर्थिक भार जो लादा गया था वो इतना अधिक था कि वो उसको मतलब पूरा ये तो करने एक की स्थिति में नॉर्मल नहीं। विद्यार्थी भी बताएगा, आप इतिहास के अध्यापक जी हैं। सर, उसकी सेना भी घटा करके कम कर दी गई ये थी। तो हमेशा होता रहा है कि युद्ध के बाद आर्थिक और सेना दोनों हटा ली सर, जाए, युद्ध का सारा दोषारोपण भी उसी के ऊपर किया गया था, जबकि आप मानते हैं कि खाली जर्मनी था। जबकि वो अकेला इसके लिए जिम्मेदार ठीक है। नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश थे? सॉरी सर, डाटा। क्या भारत शामिल था? सर, भारत डायरेक्टली शामिल नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश उपनिवेश था इसलिए उनकी तरफ से भारतीय सेनाएं भी। चलिए, अंतिम सवाल, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है? सर, वैसे तो दोनों लगभग समान अवधारणाएं हैं, लेकिन जो उपनिवेशवाद है उसमें जो मूल देश होता है उसकी जनसंख्या दूसरे देश में उसकी उपस्थिति होती है, वहाँ पे जाके वो शासन करता है, और जबकि साम्राज्यवाद में उनकी उसकी जनसंख्या का उपस्थित होना जरूरी नहीं है, ये दूरस्थ होकर के भी किया जा सकता है। बस, या कुछ और? सर, इसके और भी आयाम है, जैसे आर्थिक। सिकंदर साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था या उपनिवेशवादी नीति से? सर, वो साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था। सर प्लीज। बाबूलाल, जी सर। आप मुझे ये बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 3 जगहों का दौरा किया भारत में ही, जहाँ की कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन है उसमें काम हो रहा है। जी सर। आप मुझे बता सकते हैं वो 3 कंपनियों के नाम, कौन सी वैक्सीन बन रही है, और शहरों के नाम? सर, एक तो उन्होंने दौरा किया था सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जहाँ पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई जा रही है। कोविशील्ड, ये किसके सहयोग से बन रही है? ये सर इसकी वो अमेरिकन चलिए कंपनी है, ठीक उसका है, नाम मुझे ध्यान ठीक नहीं है, है। ठीक है। दूसरा बताइए। भारत बायोटेक हैदराबाद, ये कौन सी वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन नाम है सर उसका। कोवैक्सीन बना रहा है, ठीक है। और एक अहमदाबाद में किसी जगह का दौरा किया था सर। किसी जगह का? सर, उसका कौन सी कंपनी है? इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि कभी कभी कोर्ट किसी मामले की सुनवाई के दौरान एक किसी को एमिकस क्यूरे बना देते हैं। एमिकस क्यूरे कौन कौन होता है? सॉरी सर, सुना नहीं आपने ये नहीं कभी? सुना। कभी नहीं सुना? अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि अभी किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जी सर। ठीक है, तो क्या है किसानों की मांग? सर, किसानों की जो 3 विधेयक अभी केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, उसमें सबसे बड़ी तो उनकी मांग ये है कि जो उनको ये लग रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो उनको वो ये लग चाहते रहा हैं। है, जबकि केंद्र सरकार ने बार बार सफाई दी है और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि एमएसपी को हटाने का कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है। जी सर। तो ऐसे में क्या ये मानना ठीक होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है इसको मतलब इसका पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा है? जी नहीं सर, ये तो अपन मान नहीं सकते, हम्म, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अलावा और स्टेट में भी है, और हम्म। इसमें जो एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। अगर ऐसा नहीं है कि सरकार एमएसपी को नहीं हटा रही है, तो क्या होती है एमएसपी? सर, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य होती है, जिसकी हाँ। घोषणा कृषि और लागत मूल्य आयोग की अच्छा, समिति सरकार का द्वारा- एक प्रयास है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, जी और बहुत सारे लोग किसानी कर रहे हैं, जी ठीक है, जितने लोगों को नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, जी। बहुत डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। तो क्या बेहतर विकल्प है कि सरकार किसानों की आय को दुगना करे, ये ज़्यादा व्यवहारिक है, या जो लोग किसानी में लगे हुए हैं उनको आधा कर दें, मतलब दूसरे जॉब्स के द्वारा? सर, इसमें से कोई एक विकल्प सही नहीं होगा। किसानों की आय को दुगना करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो दूसरे रोजगार के सेक्टर हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जी ये कौन से देशों के बीच में साइन हुआ है और ये क्या नाम है इसका? सर, RCEP, हाँ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक बिल्कुल। पार्टनरशिप। हाँ, कितने देशों ने? सर, इसमें 16 देश हैं। 16 देश हैं। बताइए कौन से 16 देश हैं? 10 तो आसियान के देश हो गए, जी
इसके बाद मुझे जिसमें 6 और 16 देशों बताइए। के लिए प्रस्तावित था, भारत ने इसको अभी तक साइन अच्छा, करने के लिए एक्सेप्ट तो कितने देश हो गए फिर? 15 सर। 15 हो गए। भारत ने क्यों साइन नहीं किया? सर भारत का जो आसियान देशों के साथ में जो व्यापार होता है उसमें भारत और चीन के साथ में भी पहले से व्यापार घाटे की स्थिति में है। तो अगर अभी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो यहाँ के स्थानीय बाजार को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है हमारे उद्योग धंधों। ठीक है, इसमें कभी कभी रूल्स ऑफ ऑरिजिन करके एक टर्म आता है, जी सर। क्या होता है रूल्स ऑफ ऑरिजिन? सर मुझे इसका एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ बताइए। कि जो इंपोर्ट हम करते हैं वो जिस देश से आती है उसी को तो हम छूट दे देते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, लेकिन कई बार ऐसा होता है थर्ड पार्टी मतलब तीसरे देश में वो वहाँ से किसी दूसरे देश को भेजते हैं, फिर वहाँ से अपने यहाँ इम्पोर्टेड करते हैं। ठीक तो है, उसको टैक्स लगाया जाता है। एक मान लीजिए कि एक सिचुएशन है कि जिसमें आप आयोग के द्वारा डिप्टी एसपी के पद पर चुने गए हैं, ठीक है। तो आप जिस ज़िले में तैनात हैं वहाँ एक लिंचिंग की घटना होती है, मॉब लिंचिंग की घटना होती है, ठीक है। आपको पता चलता है इस घटना के बारे में, आप घटनास्थल पे पहुँचते हैं और आपको पता चलता है कि ऐसा है कि भीड़ ने आके मतलब एक व्यक्ति को पीट कर अधमरा कर दिया है, ठीक है। और आप पर लगातार ये दबाव है कि जिस व्यक्ति को अधमरा कर दिया है उसके ऊपर ही आप मतलब पहले कार्रवाई करिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से भीड़ उग्र हो गई, ठीक है। ऐसे में आप क्या करेंगे? सर मैं सबसे पहले तो भीड़ को हटाऊंगा वहाँ से और उस व्यक्ति की सुरक्षा की प्रबंध करूंगा और उस मामले की जांच करूंगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्या कर रहा था। अगर वो वाकई कोई ऐसा कार्य भी कर रहा था तो उसको जो कानून में सजा है उसके हिसाब से सजा दिलाने का प्रावधान नहीं तो करूंगा। लेकिन पहले मतलब इसमें सवाल यही है कि पहले आप उस व्यक्ति के ऊपर धाराएं लगाएंगे या भीड़ के ऊपर धाराएं लगाएंगे? आप पर ये दबाव है कि पहले आप उस व्यक्ति पर ही धाराएं लगाइए। जी सर नहीं, मैं पहले भीड़ पर कार्रवाई करूंगा, नहीं तो वो उसको जान की हानि भी कर सकती है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आप भी मास्क हटा सकते हैं। तो बाबूलाल आप बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? सर अनुभव अच्छा है। अनुभव अच्छा है। आपने तो इससे पहले भी आयोग का इंटरव्यू दिया हुआ है, फेस किया हुआ है। कितने नंबर मिले थे आपको? सर 52 मिले थे। तो कैसा आकलन रहा? आपको लगता है कि कम नंबर दिए या आपको लगता है कि उस दिन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई? सर मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक मिले। हाँ ठीक है, आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आज का कैसा रहा आपका? एवरेज रहा। हम लोगों को लगा कि आपने काफ़ी ठीक किया है, ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहां आपको और ज़्यादा आपसे बेहतर उत्तरों की अपेक्षा है, ख़ास तौर से हिस्ट्री वाले सेगमेंट में, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ा भी रहे हैं जी सर, और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ठीक है, लगातार आपका विषय रहा है। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन स्पेशली सूफीज़म के ऊपर पूछे गए, ठीक है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा और ध्यान से उत्तर देना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। जी सर। पोस्चर आपका सही है, वॉइस लेवल आपका अच्छा है काफ़ी, ठीक है, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, आप अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी हैंड मूवमेंट है थोड़ा, ठीक है, जो टीचर होने की वजह से शायद स्वाभाविक है, बट कोशिश करेंगे कि औपचारिक इंटरव्यू में हम मतलब जितना हैंड मूवमेंट ना हो उतना बेहतर है। फेशियल एक्सप्रेशन भी कभी कभी आपका बहुत अजीब सा हो जाता है, ठीक है, वो आपको वीडियो मिलेगा तो आप देखेंगे कि कभी कभी आप जब सवालों के लिए सोच रहे हैं तो आप अजीब से मतलब एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो लोग देख रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मतलब एक औपचारिक रूप में ही सोचें, ठीक है। अगर कभी देखना भी तो ऊपर नहीं देखने की जगह नीचे देख के सोचें, ठीक है। और ड्रेस मेरे ख्याल से ये तो होगी नहीं ना, तो आप फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, टाई वगैरह लगा के, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मुझे आपकी काफ़ी अच्छी लगी, तो हम लोगों के हिसाब से तो ऐसा है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं और आपका काफ़ी बेहतर होना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।